अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? खैर मुबारक अज़हर भाई, और इसी वजह से थैंक यू सो मच। हम ईद के तीसरे दिन बैठे हैं अभी यहाँ पे। आप मुझे पता ही, और फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम आप बस ईद के लिए आए हैं, एंड अब उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला। अगेन आपका जिक्र होता रहा है इस पॉडकास्ट पे पहले भी। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपकी पुरानी वीडियोस देख चुका हूँ, तो आई एम अवेयर ऑफ दैट। और बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर नहीं इनवाइटिंग नहीं मी। अज़हर भाई, एनी टाइम भाई, ये बस अल्फाज मेरे हैं, विजन आपका ही है, और बस हिम्मत आपने दी थी ये स्टार्ट करने की। और सुना ही होगा आपने मुक्तद मुक्तद वाले पॉडकास्ट में, तो ये पहली ब्रेक रखने की जो आपकी आदत है ना ये तो बहुत ज़्यादा ही हिम्मत दे देती है। और इसी वजह से खैर, ये तो एक गोल भी था मेरा ही। मैंने फैज़ान भाई का भी पॉडकास्ट आया नहीं, उनको भी मैंने बोला था कि मुझे मेरे मेंटर से बहुत सीखने को मिला है, और उनको इस पॉडकास्ट पे लाके उनसे उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना ना मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि ताकि पता चले ना कि क्यों ऐसा इन्फ्लुएंस आया हुआ है। एब्सोल्युटली, ये पता लगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड इट, व्हाट इज़ अ लार्जर विजन, बिल्कुल, और हम क्यों इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे कहाँ हमें आगे जाना है। तो डेफिनेटली ये हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वी यूजुअली स्टार्ट दिस एनी एपिसोड विद पर्सनल जर्नी। तो अदर भाई आप बताएं, आप बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है माशाल्लाह से, तो बस सुनाएं थोड़ा सा, क्या कैसे मतलब पहुँचे यहाँ तक। है तो ज़्यादा ही ज़्यादा, काफ़ी सारे साल हो गए, लेकिन ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेके चलूँगा उसको मैं। आई वाज एक्चुअली बॉर्न एंड रेज़्ड इन हैदराबाद। वहाँ मैं लाइक अपनी अर्ली एजुकेशन जो है स्कूल और ये अपना कॉलेज वगैरह वहाँ तक किए। 17.5 ईयर्स तक मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। फिर मैं कराची आ गया फास्ट में, और फिर वहाँ 3 साल बेसिकली, ये मेरे ख़्याल में 1979 की असल में बेसिकली मेरी जो है बर्थ है। तो 97 के अंदर बेसिकली मैं कराची आ गया। उस वक्त बेसिकली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए। उस वक्त फास्ट भी इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो नहीं, बहुत नहीं स्पेशली हैदराबाद से तो सिर्फ हमारे बैच में 2 ही लोग थे, सही है। और हमसे सीनियर्स में सिर्फ शायद 2 लोग और होंगे जो क्योंकि उस ज़माने में 3 बैचेस होते थे, तो सिर्फ 2 लोग और थे जो हैदराबाद से थे, बाकी सारे लोग ज़्यादातर कराची और जगहों से थे। बिल्कुल। तो छोटे शहर का था, तो ज़ाहिर है थोड़ा-सा स्ट्रगल भी किया। पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से अलग रहा, अलग अपार्टमेंट में रहा, और ज़ाहिर है बड़े शहर के बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो आप समझ लें कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ वहीं से शुरू हो गई थी, सही है। कि वहाँ से मैंने लोगों से डील करना शुरू कर दिया था एक बड़े की तरह। जैसे ज़ाहिर है फादर वगैरह सब फैमिली हैदराबाद में थी। तो इट वाज़ मतलब क्वाइट एन एक्सपीरियंस। फास्ट किया, उसके बाद फास्ट के फ़ौरन बाद जो है पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जॉब कर ली। एक स्टार्टअप थी अपना गाची.com, उनके साथ काम किया सही है। शुरू में। तकरीबन 2 साल तक मैं उनके साथ लगा रहा। उसके बाद 2004 में बेसिकली मेरी शादी हो गई। 2000 का बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ दिसंबर का। तो 2004 में मेरी बेसिकली जैन में शादी हो गई थी। तो माशाल्लाह। उस वक्त फिर वो स्टार्टअप नहीं चल सकती थी, क्योंकि उस वक्त स्टार्टअप इस तरह की नहीं होती थी जैसी आजकल होती है। इतना चिल सीन नहीं होता था। मतलब मैंने चिल सीन मतलब लाइक के पहले उस ज़माने में और अभी भी ज़्यादातर मतलब यानी पाकिस्तान में स्पेशली स्टार्टअप्स वालों को समझा जाता है कि जॉब ना लग रही हो। सही बात है। तो हम लोग भी उसी पेडेस्टल पे जज होते थे कि भाई इनकी जॉब नहीं लग रही है, तो ये स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई तरीके की जॉब नहीं कर रहे हैं। तो जब शादी हुई तो उसके बाद फिर मैंने क्या, जैसे एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, सही है। तो उसे ज्वाइन किया एज मतलब जो है उस वक्त मैं आईटी ऑफिसर वहाँ उनका होता थी पोजीशन। और वहाँ हम लोग बड़े ज़बरदस्त जो है ना रिसर्च सॉफ्टवेयर पे काम करते थे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के थे। जो हमारी जो उस डिपार्टमेंट की हेड थी वो प्रोफेसर अनीता गुलाम अली थी। तो बहुत लकी रहा कि मैं शुरू में ही बहुत जल्दी, और बहुत सारे थे ज़्यादातर जो मैनेजमेंट के लोग थे, डायरेक्टर थे हमारे मशहूद रिजवी और शकील अहमद, हमारे शकील भाई थे जो कि मेरे इमीडिएट मैनेजर थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें जिसे कहते हैं कि प्रॉपर, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का कैसे कैसे काम होता है, किस तरह होता है, या गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाई। बहुत उन्होंने यानी कॉन्फिडेंस दिया। मैं तो ज़माने में बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला और बहुत खामोश रहने वाला होता था। बहुत ज़्यादातर जिसे कहते हैं कि और लाइन बाइट तो खैर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। ज़्यादातर मैं बैक एंड पे ही रहता हूँ। तो वहाँ से जो है ना थोड़ा-सा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, एक्सपोज़र दिया, और वहाँ से मुझे एक चीज़ मैंने बहुत ज़बरदस्त सीखी कि एक्सपीरियंस इटसेल्फ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके चलते हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एक्सपोज़र।
मेरे हिसाब से मतलब लाइक ना दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक चीज़ें आप एक जगह टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन उस जगह आप कर क्या रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ-कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने मुझे बेसिकली जो है ना ये एक्सपोज़र दिया कि लाइक मैं इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में जगह-जगह घूमा, जाके वहाँ के रिमोट एरियाज़ देखे। वर्ल्ड बैंक की, यूनिसेफ के और इन सब की जो प्रोजेक्ट्स इन पे काम किया। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपोज़र रहा। फिर वहाँ से 3 साढ़े 3 साल बाद मैं वहाँ से निकल के मैं चला गया पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड प्राल। ये बेसिकली एफबीआर की सॉफ्टवेयर कंपनी थी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है। तो वहाँ तकरीबन काम किया 2 साल तकरीबन वहाँ काम किया। वहाँ मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट था। तो वहाँ मैंने यानी मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के साथ हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के मिशन क्रिटिकल नेशनल इंटरेस्ट के बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसमें टैक्सेशन और ये आपकी कस्टम्स की चीज़ें, ड्यूटी, टैरिफ्स, उनके वर्क फ्लोज वो देखे। और रियल टाइम 24 आवर्स ऑपरेशन होते हैं। तो जो है ना लाइक वो एक्सपीरियंस किया वहाँ से। फिर तकरीबन 2 साल बाद वहाँ से मैं चला गया सऊदी 2008 के अंदर। हाँ, एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी थी। और बेसिकली ये बेनज़ीर वाला की जो शहादत का, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत का जो इंसिडेंट हुआ था 2007 में, उस वक्त मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि आई वाज स्टक देयर ऑन द रोड फॉर 6 आवर्स। और बड़ी मुश्किल से मैं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास गवर्नमेंट की गाड़ी थी, तो वो जलाने का बेहतरीन चीज़ होती है वो। तो वो छोड़ के दोबारा ऑफिस में फिर मैं वापस आया। वहाँ से डिसाइड किया मैंने कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ नहीं रह सकते। फिर मैं सऊदी चला गया, वहाँ तकरीबन 1 साल रहा। तो फिर उसके बाद मेरे बेसिकली फ़ादर की पाकिस्तान में तबीयत ख़राब हो गई। ही वाज़ डायग्नोज्ड विद कैंसर एट दैट टाइम। सो आई हैव टू केम बैक अगेन। और उसके बाद यानी फिर उनका फिर इंतकाल भी हो गया। उस पूरे 4-5 महीने के अंदर मैं यहाँ रहा। फिर मैं वापस सऊदीया मूव नहीं हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा भाई था, तो इसलिए मूव नहीं हो सकता था। अब उसमें जो है ना यानी सीन ये हुआ कि फिर यहाँ मैंने अवेंजा सॉल्यूशंस ज्वाइन कर लिया। अवेंजा में कि इनके मिडल ईस्ट के बेसिकली प्रोजेक्ट्स में, दुबई के प्रोजेक्ट्स में, अबू धाबी के प्रोजेक्ट्स में मैं लगा रहा। तो वो 2009 से लेकर 2011 तक का जो एंड तक का जो था वो मेरा अवेंजा के साथ रहा। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया, बहुत ज़बरदस्त कंपनी के साथ वहाँ मैंने काम किया। जैसे लाइक एडनॉक के साथ किया और स्कैट के साथ किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ काम किया। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में किए गए। उसके बाद फिर मैं दोबारा सऊदी चला गया 2011 के अक्टूबर में। और सऊदी बिजनेस मशीन्स ज्वाइन की मैंने। SBM जो है सऊदी बिजनेस मशीन्स, हाँ, वो बेसिकली IBM के रिप्रेजेंटेटिव हैं सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की। तो उन्होंने मुझे बेसिकली सऊदी अरामको में डाल दिया। वहाँ मैं सऊदी अरामको एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के प्रोजेक्ट्स पे रहा। उनका जो बिजनेस सिस्टम था पूरा, वो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर डिज़ाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट वाज मतलब हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर था उसमें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था। वहीं से बेसिकली ना मेरा जो टेक्निकल जर्नी सऊदी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ बिल्कुल बराबर में हमारा मतलब अरामको का ऑफिस तेहरान में था, साथ में उसके साथ किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स साइंसेस थी। तो मतलब उस वक्त वहाँ नई वेव आ रही थी, और वो जो सऊदी अरामको न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से स्टार्टअप्स को पैसे दे रहा था और बेसिकली फंडिंग कर रहा था। और वहाँ से हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स, इस तरह की चीज़ें मेरे उसमें आनी शुरू हुई। तो क्योंकि मुझे था तो शुरू से ही इस चीज़ का, तो मैं उन लोगों के साथ लग गया, उन लोगों के साथ चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा। स्टार्टअप्स के साथ वहाँ जो आती थी उनके साथ उनकी मेंटरिंग करने लग गया टेक्नोलॉजी साइड पे। क्योंकि सब लोगों का प्रॉब्लम भी होती है कि उस वक्त तो MVP वगैरह बनाने का भी कोई ख़ास चीज़ें मौजूद नहीं थी। ये सारी बुक, ये जो एरिक श्मिड्ट वगैरह की या 0 to 1 ये पीटर थियल की जो बुक्स आई थी, ज़्यादा कॉमन नहीं थी इतनी उस ज़माने में, लोग नहीं जानते थे। तो हम उनकी उस तरह करके थोड़ी सी हेल्प करते थे। और मतलब फिर वहीं से मुझे हैकाथॉन का चस्का लग गया कि वहाँ जाके मैं पहले तो मैं वहाँ बन गया मेंटोर करता था जो वहाँ हैकाथॉन के कंपटीशन में मुख्तलिफ टीम्स आके बैठनी थी। फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार असल तो मतलब उस बारात के दूल्हा तो ये लोग हैं। हम लोग तो केटरिंग वाला स्टाफ है, हम लोग वेटर्स हैं, और हम लोग मतलब हालांकि थे तो मेंटर, लेकिन असल तो मतलब जो है वो सारा जो है फोकस, सबसे मज़ा तो उन लोगों को आ रहा होता ज़्यादा। तो खैर वो चलता रहा। उसमें साथ उनके साथ मतलब अरामको की जॉब भी चलती रही साथ साथ, और ये SBM के थ्रू। और बेसिकली जो है ये स्टार्टअप वाले सीन भी इन हो गया काफ़ी। जो हैं यानी अब जो वहाँ बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो उस वक्त वहाँ पर बेसिकली ट्रेन हो रहे थे, बिल्कुल। तो उन लोगों से काफ़ी मेरे लिंक्स वगैरह बढ़ गए। फिर उसके बाद वहाँ से मैं चला गया। मेरा असल में SBM ने मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली मूव कर दिया। कैप्सार है रियाद में, किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ओके।
प्रोजेक्ट बेसिकली वही कि ऐसी यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाइड्रोकार्बन पे और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करती है और अपनी वो रिसर्च शेयर करती है इंडस्ट्रीज़ के साथ जो सऊदी में और ग्लोबली भी करती है। तो वो देवर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्मार्ट सिटी काइंड ऑफ थिंग जिसमें सब चीज़ें हैं, कैंपस है, रेजिडेंस है। तो वो पूरा प्रोजेक्ट एसबीएम के पास था। उसमें हमारे पास तकरीबन 52 सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे और काफ़ी बड़े-बड़े नाम थे। लाइक उसमें हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर ओरेकल था, उसमें हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर माइक्रोसॉफ्ट था, उसमें हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर तो इट वाज़ अराउंड 300 प्लस टीम जो वहाँ बैठती थी। अच्छा। पोर्टा केबिन में साइट एरिया में पूरा जो है पोर्टा केबिन में उनके बेसिकली ऑफिसेज़ होते थे। तो वो प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया था क्योंकि मेरी आरामको से रेपो बहुत अच्छी सेटअप हो गई थी। तो वो प्रोजेक्ट क्लोज़ नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। वीज़ा 3 महीने के लिए था, वहाँ तक मैं 2 साल रहा क्योंकि जो प्रोजेक्ट भी 80-90% कंप्लीशन का कहते थे वो 80-90% नहीं होते थे। सारे सही वो है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते थे। वहाँ रहा, फिर वहीं से बेसिकली जो है ना मैं डायबिटिक भी डायग्नोज हुआ। ओहो! वर्क प्रेशर बहुत था, काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट आवर काम होता था वहाँ पर। उसके बाद बेसिकली फिर एसबीएम ने मुझे जद्दा भेज दिया सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अच्छा, एसबीएम में जो बेसिकली था मैंने ज्वाइन किया था वो किया था एज अ शेयर पॉइंट कंसल्टेंट। सही है। मतलब सीनियर कंसल्टेंट, शेयर पॉइंट कंसल्टेंट उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, करवाया था क्योंकि आरामको का ये था कि जो आपकी पोजीशन हो वही पोजीशन आपकी मतलब जो पोजीशन यहाँ रिक्वायर्ड है वही पोजीशन आपकी कंपनी में भी हो। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली बेसिकली मैं उनके माइक्रोसॉफ्ट की पूरी उसका जो टीम था उसका हेड था क्योंकि उनकी बहुत छोटी सी टीम थी 18-20 लोगों की, तकरीबन 2000 के लोगों की कंपनी के अंदर। तो वहाँ से मुझे मतलब लीडरशिप का एक्सपोजर आना शुरू हुआ कि मतलब यानी मैं बिजनेस मीटिंग्स में भी जाना शुरू कर दिया, मतलब पीओसीज करने शुरू कर दिए काफ़ी ज़्यादा उसमें जो बड़े कस्टमर्स के साथ। तो ये अच्छा एक्सपोजर रहा। फिर उसके बाद बेसिकली यहाँ से अपना ये करने के बाद फिर मैं सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के अपने ही प्रोजेक्ट पे बेसिकली मैं उठ के चला गया वहाँ जद्दा। तकरीबन 4 साल जद्दा में रहा और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के ही प्रोजेक्ट करता रहा। बीच में 3-4 महीने बाहर निकला, मोबाइल के प्रोजेक्ट करके आया, फिर एक दफ़ा फिर बाहर निकला, फिर एक और एक कंपनी है GCIA, ये मतलब यानी GCCIA जो बेसिकली यानी पूरे गल्फ की इलेक्ट्रिक और ये पावर शेयरिंग का वो करती है, तो उनके साथ रहा। फिर बेसिकली मैं वहाँ से मूव हुआ दोबारा और रॉयल साहब ज्वाइन की मैंने सऊदी में। तो खैर फिर वो कोविड आ गया, पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में तकरीबन जो फंसे रहे 2.25 साल, तो उसमें बेसिकली मैं कुछ अर्से रॉयल साहब में रहा। मैं प्रैक्टिस हेड था माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस का और वहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट की टीम को ही मतलब हेड करता था। दे वर एक्चुअली बिल्डिंग अप द टीम्स। फिर उनके और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, सर्विस नाउ के, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स के, तो वो देखता था। यूएस कस्टमर्स थे सारे। फिर वहाँ से मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग बन के चला गया टेम्पल्स। टेम्पल्स ज्वाइन किया, वहाँ तकरीबन मैंने अराउंड 10 मंथ काम किया। 10 मंथ, हाँ इतना ही तकरीबन हो गया। और उसके बाद मैं फिर बेसिकली जो है टेक्विस्टा के थ्रू DIV चला गया हूँ अपना दुबई में। अभी यहाँ पर हूँ। तो ये मेरा कोशिश की लेकिन वो काफ़ी लंबा होता गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, अभी भी बहुत छोटा है अदर भाई, मतलब जो खैर जिस क्या कन्वे हो गई, लेकिन एवरीवन शुड नो कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, तो उसके हिसाब से तो ये तकरीबन ये यहाँ से दुबई, सऊदीया, ये और कराची मिला के कितने साल हो गए टोटल? 20? टोटल में 23 ईयर्स हो गए। 23? हाँ, 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। हाँ, प्रैक्टिकली तो मैं अब अपने ज़ाहिर है जो फास्ट वाले 3 साल भी काउंट करता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही रहता था वो बिल्कुल सही करते और ये अकेला रहता था। तो एक अपने उसमें जो है ना यानी एक अपना अलग अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। तो ये रहा। तो ये था मेरा थोड़ा सा वैसा जर्नी। लेकिन स्टार्टअप्स के साथ मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा, तो उसमें मैं हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करता रहा। वहाँ पे यानी टीम बनानी शुरू कर दी अपने साथ, हैकेथॉन्स की प्राइवेट टीम्स और लोगों के साथ। वहाँ तकरीबन 2 साल में 7-8 हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 3 जीत भी गए। 3 जीते? हाँ एग्जैक्टली, रैंडम टीम थी हमारी, वो बनते बनते एक मेच्योर टीम बन गई। तो छोटी मंथ। हाँ, और हर दफ़ा हम एक नई टीम बनाते थे ज़्यादातर। तो अराउंड 30-40 लोगों का हमारे अराउंड एक ग्रुप क्रिएट हो गया क्योंकि एक है कि आप जीतना शुरू करते थे, लोग आपसे क्या करना शुरू कर देते हैं। सही है। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मीनवाइल 2011 से बेसिकली मैं पाकिस्तान में अपनी कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। उसमें मेरा रोल इन्वेस्टमेंट वाला ही था। तो 2011 के मार्च से बेसिकली मैं जैसे बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। अभी भी यानी करता रहता हूँ, लोग आते हैं, पिच करते हैं, चीज़ें देखता हूँ, उसमें करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा एक और भी पर्सनैलिटी का एक रोल है। तो आपका मतलब थ्रू आउट योर करियर मेजरली टेक्निकल रोल तो रहा है इन कंपनी। बिल्कुल। उसके बाद आपने लीडरशिप रोल ज्वाइन किए, उसके बाद एज ए मेंटर रोल भी रहा, और अब एज ए इन्वेस्टर रोल भी है आपका। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ ज़्यादातर। और बेसिकली जो है
ज़्यादातर मेंटरशिप की अब ज़्यादा जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पर प्रोफेशनली भी मेंटरशिप इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द रोल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, क्योंकि जब आप एक डिपार्टमेंट के अपनी टीम के लीड या हेड बन जाते हैं तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी आ जाती हैं कि आपको पूरी टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, अपने सबके साथ लेके चलना पड़ता है, टीम में हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर मैंने ये भी चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यानी कि इंसान जो है ना, यानी इसकी जो इंडिविजुअल सक्सेस होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बहुत थोड़े से चलती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब वो टीम के साथ वही चीज़ जीतता है तो वो बहुत लंबे अरसे तक चलती है, क्योंकि उससे रिलेशनशिप बन जाते हैं, उससे मतलब यानी एक आपकी जिसे कहते हैं कि एक आपका सिंक सेट हो जाता है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये नहीं, मेंटरशिप ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करने से ज़्यादा, क्योंकि उससे एक रिस्पेक्ट और एक आपकी जो है ना एक आपका जेलअप बहुत सा हो जाता है। लोग आपकी बातें आराम से कैच कर लेते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो ज़्यादातर मेरा फोकस पे इस सब ज़्यादा हो गया। तो आप ले लें, आप कोई सा भी लेटेस्ट टेक स्टैक ले लें, उस पे मैं मतलब हैंड्स ऑन हूँ, काम करता हूँ, अच्छा। क्योंकि वो मेरा पैशन है। बिल्कुल। मेरा तो थोड़ा सा मानना ये है कि जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है वो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा तो वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है या कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी क्रिएटिव फील्ड और उसमें मतलब जितना टाइम आप लगाएं उतना कम है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो बिज़नेस साइड था, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं असल में एक बात और आपको बताना भूल गया कि मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा था जिसने जॉब की, ओह! और पहला बंदा था जो बेसिकली, कि मेरी फैमिली पूरी बिज़नेस बिज़नेस वाले, वाले सही। हाँ, है। और वहाँ परसेप्शन ये था कि बस जॉब तो वो लोग करते हैं जिनको कुछ जिनके पास अपना नहीं होता। तो ये वाला माइंडसेट था, और ये था कि भाई जॉब तो बहुत जो है ना, यानी उसमें बहुत कम सैलरीज होती हैं, आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो एक उस चीज़ को भी फाइट किया। उसके बाद अब चेंज ये आया है कि मेरे अपने छोटे जो है ना 3 भाई फास्टियन हैं। एक भाई ने MBA किया, और सब बेसिकली जो है ना कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है। और अभी यानी 97 से हमारी फैमिली का पहला बंदा फास्ट में घुसा था, और अभी 2023 के अंदर भी मेरा एक भांजा फास्ट में पढ़ रहा है। तो हमारी फैमिली किसी के को उठना पड़ता है ना। हाँ, तो वो बेसिकली जो है ना, यानी एक पूरा एक पैटर्न सेट हो गया। अब सब लोग जो है जाते हैं और जाके कोशिश करते हैं और सिलेक्ट होते हैं। उसमें मेरे कजन्स हैं, सब कंप्यूटर साइंस, मेरे बहुत सारे कजन्स हैं की। तो अब बिजनेस में कम लोग हो गए, ज़्यादा लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी साइड पे ज़्यादा आए हैं। बिज़नेस सही है अभी। बिज़नेस तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अच्छा। बिज़नेस तो वो बेसिकली एक होलसेल का एक बिज़नेस है, और वो उसकी एक अपनी अलग एक लाइफ साइकिल है। और वो बिज़नेस ज़्यादातर उसमें मेन जो यानी वो तो खैर हर बिज़नेस में होता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें, पैसे की रोलिंग और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। तो ये बिज़नेस वाला जो है ना, ये इसलिए मेरा दिमाग में है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करते रहना और बेसिकली करना। आमतौर पे माइंडसेट। हाँ एग्जैक्टली। और मैं रियल एस्टेट वगैरह या इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता, ये बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, इनमें नहीं करता। ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लाइक इक्विटी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर मैं वैल्यू में करता हूँ, प्रॉफिट में नहीं करता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट माइंड सेट है हमारे यहाँ, बहुत कम लोग इसको समझते हैं, मतलब इवन हमारे अपने जो मेरे दोस्त हैं करीबी। तो ये चैलेंज रहता है। मुश्किल होती है यहाँ लोगों को, क्योंकि हाँ, लोग फ़ौरन कहते हैं यार पैसे डाल दिए, अब ऐसा ही। आना शुरू हो गए। ऐसे। तुमने इतने पैसे डाल दिए तो आना शुरू हो गए, तो खैर लेकिन ज़ाहिर है वो एक हर एक का अपना एक है। ये तो भी सुनने को मिलता ही होगा आपको कि यार ये तुमने यहाँ पैसे डाल दिए, मतलब ये तो गए वैसे तो यहाँ। हाँ, सब ज़्यादा लोग प्रपोजल लेके आते हैं, यार ये अपार्टमेंट है, ये प्लॉट है, ये देख लो, ये गाड़ी है, ये इसमें लगाओगे, ये अगले उसमें इतने आप तो इतने पैसे आ जाएंगे। तो मुझे इसमें असल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरी यानी 2011 से ये था कि मैं अपनी जितनी इनकम था उसका 40% अपने लिए रखता था, और 50-60% बेसिकली मैं इन्वेस्ट कर देता था। सही है। तो ये मेरा एक प्रैक्टिस बनी हुई थी, तो मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं किसी से लेके पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा सही था। बात है। तो दैट्स व्हाई आई कैन एक्चुअली टेक चांसेस, मतलब यानी ये इसलिए VCs वगैरह या एंजल, मैं डिफरेंट टाइप का एंजल इन्वेस्टर हूँ कि लाइक यानी मतलब इतना ज़्यादा मैं पैसों को लेके ज़्यादा वो नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एक मुझे बेनिफिट है। ये अभी किसी को पता नहीं है, ना एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो समझ नहीं पाएंगे जब आपने बोला ना कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल इन्वेस्टर हैं। तो वरना अगर आपके साथ ये वाला रिलेशन कायम किया हुआ होता तो उनको पता होता कि यू पुट द एंजल इन द एंजल इन्वेस्टर्स। अब तो उनको फिर समझ आती कि असल इंटरेस्टिंग में है। बात हुई क्या है यहाँ पे। अरे भाई, 23 साल इन द टेक्निकल इंडस्ट्री, अभी क्या प्रॉब्लम है अभी की ग्रेजुएट में? अभी के ग्रेजुएट में प्रॉब्लम नहीं है हम्म। कोई ख़ास, क्योंकि मैं इत्तेफाक की बात है कि टेम्पर्स में या रॉयल शहर में मैंने बहुत सारे जो है ना, यानी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके इंटरव्यू किए। मतलब मैंने स्पेशली क्योंकि अराउंड यानी रोज़ जो है मैं तकरीबन 2 लोगों के इंटरव्यूज़ करता था वहाँ पर। तो
प्रॉब्लम नहीं है असल में, प्रॉब्लम यानी लोगों में नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे एक सोसाइटी के अंदर आ गई कि यानी हर कोई ना बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है। ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि हर कोई चाहता है कि मैं फ़ौरन ही पलक झपके और मैं अमीर हो जाऊँ। जबकि अमीर होने का ताल्लुक पैसों से नहीं है। अमीर होने का ताल्लुक बेसिकली आपके अपने माइंडसेट से है। आप क्योंकि कोई पैसों की लिमिट नहीं है जिस पे बंदा बोले यार कि इन पैसों को मैंने ले लिया और मैं अमीर हो गया। सही बात। तो वो लोग इस तरह ज़्यादा सोचते हैं। और थोड़ा-सा यानी जहाँ तक टैलेंट की बात है, तो डेफ़िनेटली अगर मैं अपने ज़माने से कंपेयर करूँ, तो आज का ग्रेजुएट जो है वो ज़्यादा स्मार्ट होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसके पास ज़्यादा बेसिकली चीज़ों का एक्सपोज़र होता है ड्यूरिंग स्टडीज़, क्योंकि हम तो उस ज़माने के हैं लोग हैं, जब इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था। जब यानी डायल अप कनेक्शन होते थे और बड़ी मुश्किल से इंटरनेट मिलता था, ₹80 का घंटा होता था। तो हम उस ज़माने के लोग हैं, बड़े बजा-बजा के इंटरनेट यूज़ करते थे। ना चीज़ें इतनी होती थी, गूगल याहू सर्च होता था और कुछ भी नहीं होता था, कोई ख़ास चीज़ नहीं था। तो अब के लोगों के पास इतने बड़े अच्छे-अच्छे मीडियम्स हैं, तो ज़ाहिर है बुक्स उनको बहुत आराम से मिल जाती हैं। हम तो उर्दू बाज़ार जाके वो पायरेटेड बुक्स ले आते थे, ख्वारों के। तो और वही सिर्फ़ टेक्स्ट बुक्स ही ज़्यादातर पढ़ते थे। जो हट के बुक्स नहीं, वो एक हम क्योंकि हम लोगों को ड्यूरिंग स्टडीज़ गेम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था, तो एक आंद्रे लामोत की बुक आती थी, सैम्स की। तो वो उसके जितने नए एडिशन आते थे, हम जा के लेके आते थे कि हम टेक्स्ट बुक्स के हट के कि हम गेम प्रोग्रामिंग करेंगे। 3 साल गेम गेम प्रोग्रामिंग की इंडस्ट्री में आया तो पता लगा यार यहाँ तो चलती नहीं है ये। गेम प्रोग्रामिंग की कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स और वेब एप्लीकेशन बनानी है, ऐसा ही। जिसके लिए ASP 3.0, विजुअल C++ और ये विजुअल C++ की तो खैर आदत थी, वो तो काम करते थे उसमें ही हम, लेकिन ज़ाहिर है वो उसकी और चीज़ होती है MFC वगैरह, जो कि यानी उस ज़माने में होती थी, जो कि यानी बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए चाहिए होती हैं। तो बड़ा शौक था। आज के बच्चे को सब पता ही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, डेटा साइंस में क्या हो रहा है, पाइथन में क्या चल रहा है। तो ये फ़र्क है। बस यहाँ पर थोड़ा-सा ये होता है कि लोग जो है ना थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म और जल्दी करने का सोचते हैं। मेरे हिसाब से जो एक यंग ग्रेजुएट जब आता है मार्केट में, तो उसे सबसे पहले जो है ना एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके उसे कुछ अरसे के लिए जॉइन कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि मतलब कि क्या जो यानी जो परसेप्शन वो लेके चल रहा है अपने उसमें वो पेस अपना, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक गोल होता है कि भाई मैं आया हूँ, मैं इतने साल ये करूँगा, ये साल ये करूँगा, ये साल ये करूँगा, ये टेक स्टैक है मेरा, ये मेरा इसमें मुझे काम करना है, या इस किस्म के बिज़नेस में मुझे काम करना है, इस तरह की लेके आता है माइंडसेट वो। तो वो देखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जब यूनिवर्सिटीज़ में ना उसने खुद ही कुक की हुई होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। सर्विस इंडस्ट्री के ज़्यादातर काम करते हैं, प्रोडक्ट पे तो कम करते हैं लोग ज़्यादातर यहाँ पर काम। सर्विस इंडस्ट्री जो गेम है उसमें तो बेसिकली ये है कि आपने अपनी स्किल्स को मुसलसल पॉलिश करते रहना है, और वो इस तरह करना है कि मतलब कोडिंग स्किल को, स्पेशली कोडिंग को, टेस्टिंग को, इन चीज़ों को ज़्यादा करना है, क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट किसी भी किस्म के आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर। अगर आप कोई बेंच पे चले गए तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली सर्विस वाली जो कंपनीज है नॉर्मली उनका मॉडल यही होता है कि भाई ये जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह के लोग बंदे हायर कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो उस तरह के तो फिर बंदे या तो फिर चेंज हो, और अगर चेंज ना हो तो फिर वो किसी और जगह जाके देखें। तो थोड़ा-सा जो है ना, और ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद अच्छा एक और भी चीज़ है कि काफ़ी सारे जो यंग लड़के थे जो हायर हुए उस पूरे बैचेज़ में, इनमें के रॉयल चार्ज में भी, तो क्योंकि उनके ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने किए हुए थे, तो वो मेरे पास ही आते थे लेने के लिए अपनी मतलब गाइडेंस वगैरह के लिए, इसके लिए कि अभी भी मुझसे बहुत कनेक्टेड रहते हैं वो बच्चे, वो पूछते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार कि अगर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना बगैर एक्सपोजर के, तो छोड़ दो। अगर इट इज़ एक्चुअली नॉट अलाइनिंग विद योर गोल, तो नहीं करो ये जॉब। सिर्फ यानी रोज़ आने जाने के लिए या सैलरी के लिए नहीं करो, क्योंकि यू आर अल्टीमेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो और दूसरी बात है कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, थोड़े से कम पैसे भी हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम कर रहे हो या सर्विस वाली कंपनी में काम कर रहे हो, ऑल्दो दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन काम दोनों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आपने में काम करना है, तो यू हैव टू ब्रश अप देयर योर स्किल्स। ऐसा ही। और दोनों में आपको बिज़नेस वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी सीखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट पूरी की पूरी, चाहे वो आप किसी कस्टमर के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, दोनों में जो है ना प्रोडक्ट का एक अलग जो है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक अपना एक अलग जो है ना यानी क्या स्टाइल होता है, कि जो कि प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है, जिसमें आपको एक टास्क दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, आपने उस टास्क के अंदर बेसिकली काम कर लिया। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अब यही कि मतलब कि नए से नई चीज़ें जो आपके आ रही हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में नॉर्मली आपको मिलता है, सीनियर्स होते हैं आपके आसपास, तो आपको काफ़ी चीज़ें उनसे लर्न करने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो टेम्पर्स में भी, रॉयल सर में भी इनके मेंटरिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे, बहुत सिस्टमैटिक थे। तो वो भी उनको बहुत हेल्प हेल्प आउट करते थे। तो
हमारा जो इलास्टिक कनेक्शंस का है जो आइडिया है वो भी बेसिकली ये है कि हम जो है कंपनीज के बियॉन्ड जाके एक पूरा मेंटरिंग का एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और कोशिश ये करें कि लाइक लोग अपने कैरियर बिल्ड करें। कैरियर कैसे बिल्ड करें? कैरियर बिल्ड करें कनेक्ट होके, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से सीखें, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है उसे कहते हैं टेक्निकल डेप्थ और टेक्निकल ब्रेथ। तो ये दो चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ आपको आती है, आपने उसमें एक्सेल किया हुआ है, वो तो आपको आती है, इट्स गुड, लेकिन आपको उन चीज़ों का पता भी होना चाहिए जो कि भले आपको आती ना हो लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। और यानी उस पर थोड़ा टाइम लगा के अपनी स्किल्स वहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो दोनों को बेसिकली बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो ये मेरा है। यंग स्टूडेंट तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली इस वक्त जो है ना बिजनेस में सही है। आपने मतलब वो बताया कि जैसे यहाँ पे, क्योंकि मेरी जितने से बात हुई ना, तो एक प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने बोला ना कि वो आया है इंडस्ट्री में तो कुछ सोच का है कि मुझे ये करना है और ये करना है। अभी ये कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए उनको ये तो पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है और किस में क्या चीज़ आई हुई है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, खुद क्या करना है ये नहीं पता। ये प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करता है। तो और ये उमूमन यहाँ पे जितने भी सीनियर्स, ये इस पॉडकास्ट पे भी ये बात बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये आपसे भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये पता करने के लिए क्या करे एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जब उसकी चल रही है तब। मेंटोर ढूंढें। सही है, मेंटोर ढूंढें सबसे पहले, क्योंकि मेरे भी मेंटोर हैं। 23 साल लगा लिए, मेरे भी दो तीन मेंटोर हैं जो मैंने करे हुए हैं, और मैं उनसे डिस्कस करता हूँ चीज़ें और उनके से सजेशंस देता हूँ। और ऑल द डिसीजंस तो ज़ाहिर मुझे खुद ही लेने होते हैं क्योंकि उनको भुगतता भी हूँ, लेकिन उनसे बात करने का मुझे एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि लाइक क्या चल रहा है। ज़ाहिर है जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो मैंने देखी है। एक तो चीज़ होती है आपका विजन, और एक चीज़ होती है फोकस। दोनों अपोजिट हैं। आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो आपका विजन चला जाता है, आप दूर तक नहीं देख सकते। और जब आप एक चीज़ को बहुत दूर तक देखने की कोशिश करते हैं तो आपका बेसिकली फोकस चला जाता है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ। तो और बैलेंस तो वो चीज़ है जो कि यानी हमें हर चीज़ में मेंटेन करनी चाहिए। किसी चीज़ में भी हमें जो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और बेसिकली लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनकी 2 महीने 3 महीने जॉब लेट लग रही हो, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, या कंपनी बंद हो गई। बहुत सारे भी आपने देखे होंगे, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन फायर कर रहा है, लोगों को ले ऑफ कर रहा है। तो फिर क्या कह सकते हैं आप, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप कंपनीज के लिए काम ना करें, आप अपने कैरियर पे काम करें। आप अपने आप को आप अपना अच्छा डिलीवर करें, आप अपनी चीज़ों को सीखें, नई चीज़ें सीखें। मेंटोर लें, अपने 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 अपनी अपनी कंपनी के अंदर लें, या अपने भाइयों में लें, अपने दोस्तों में लें, अपने सीनियर्स से लें। तो मेंटोर्स के साथ रहेंगे तो उनको थोड़ा सा ना एक एंजाइटी ख़त्म होती है। यही फ़ायदा होता है कि किसी के साइलो जर्नी में, इंडिविजुअल जर्नी में, और एक टीम के साथ जर्नी करना। टीम के साथ जर्नी करने में आपकी एंजाइटी नहीं बढ़ती। आप कहीं आप ये नहीं फील करते यार कि मैं पीछे रह गया हूँ, या और टीम का मकसद भी होता है कि टीम जब यानी एक एंटिटी की तरह आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाए, तो जो बाकी टीम मेंबर्स होते हैं बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो उसमें कंफर्टेबल आते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं होता यार कि मतलब लाइक मैं कहीं जज हो रहा हूँ अकेला या इस तरह। क्योंकि हमारे यहाँ एक खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया में, फौरी जजमेंट करने वाली भी बड़ी एक मैंटेलिटी है। भाई फ़ौरन जज कर लिया, फ़ौरन यार एक बंदे से कोई मिस्टेक भी हो गई छोटी सी, फ़ौरन जज कर लिया, इसको तो आता ही नहीं है, या इसको तो ये भी नहीं है, तो उससे लोग डिस्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 जगह यूनिवर्सिटीज़ में भी गया, वहाँ जाके उनके जवाद शमसी साहब से भी मैंने मेरी डिस्कशन है। वो भी कहते हैं यार कि इंडस्ट्री कहती है कि हमें बच्चे नहीं मिलते जो हमारे रेडी बच्चे हों, आप लोग रेडी कैसे करेंगे? तो मैं उनसे ये कहता था कि इंडस्ट्री को चाहिए कि फिर दूसरे बच्चे हायर कर ले किसी और डिसिप्लिन के। यही बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आते होते हैं। और क्योंकि इंडस्ट्री चलती है बिजनेस के हिसाब से। अब बिजनेस आज कह रहा है मुझे ये चाहिए, तो बिजनेस आज ये मांगेगा, यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती वो, कल कुछ और बोलेगा, कल वो कुछ और बोलेगा, बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने करिकुलम चेंज नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी का काम है कि बच्चों को प्रिपेयर करना, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना, उनकी टेक्निकल जो बेसिक्स हैं उनको बनाना, और उनको उनके अंदर बेसिकली बुक्स को रीड करने की और समझने की बेसिकली जो एबिलिटीज़ है उनको इन्हांस करना, पॉलिश करना। ये काम है यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ आपको सेल्स फोर्स का बंदा नहीं देगी, सही है, क्योंकि आज सेल्स फोर्स है, कल सेल्स फोर्स नहीं होगी, तो क्या यूनिवर्सिटी के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो ये थोड़ा सा जो है ना यानी है कि यहाँ कंपनीज़ को बेसिकली जो है ना अपने पास 2 से 3 महीने का 2 to 3 मंथ्स का बेसिकली हर कंपनी को
एक अपने पास बेसिकली एक यानी जब वो लोग यानी अपना इंटैक्ट करते हैं अपने पास जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंट्रेंस करते हैं, तो उनको वो टाइम देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे हमारे पास इस तरह का बिजनेस आता है, उसमें ये स्ट्रीम्स हैं और इसकी ये चीज़ें मौजूद हैं, आप ये आपके साथ ही हमने मेंटर लगा दिए, आप इनके साथ लगें और ये काम थोड़ा सा सीखें और वो आपको छोटे छोटे टास्क देके आपको प्रोडक्टिव बनाना भी शुरू कर देंगे। मतलब तो वो ट्रेनिंग देना और उतना स्लैक देना जो इंडस्ट्री है और जो कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टू Exactly. बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो यूनिवर्सिटी से ये एक्सपेक्ट करने लगे कि वो ऐसी रिसोर्स दे कि बस वो आए बैठे और काम करके दे, तो यूनिवर्सिटीज़ खुद रख के बिजनेस ना कर लें। वही और वो फिर प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करे ना बनने। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटीज़ खुद ही रख लेगी फिर वो, जब उनके पास इतनी अच्छी ऐसी रिसोर्सेज बिजनेस भी आ रहा है साथ में, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स निकलते हैं उसमें अच्छे खासे लोग बिजनेस साइड पे जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हैं। जब वो सब बच्चे उनके पास तैयार मौजूद है सही बात है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी को क्यों दें, वो सारे अपने पास ही रख लें। तो है एजाज शम्सी जो है साहब ने वो बहुत उससे बड़े उन्होंने उसको एंजॉय किया इस बात को, क्योंकि ये एक रियलिटी है, हम सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे हम इंडस्ट्री में हो या एकेडमिया में हो, वो हम लोगों को अपनी अपनी करनी चाहिए पूरी। बच्चे के ऊपर भी है, बच्चे को भी बेसिकली जो चीज़ को बताई जा रही है उसे लेनी चाहिए, सीरियसली लेनी चाहिए, उसे कंप्लीट करनी चाहिए और यानी मतलब उसे रेडी होना चाहिए जिस वक्त उससे एक्सपेक्टेशन हो रेडी होने की, तो चाहे उसके लिए ज़्यादा एफर्ट मारनी पड़ रही हो तो करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर खुद पे इन्वेस्टमेंट है, ये उसके खुद काम आने वाली ज़िंदगी पर। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नए बच्चे हैं, ये सारे के सारे मैं काफ़ी अरसे से ज़रा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 4-5 साल में, 3 साल जब से ये मैं पाकिस्तान में रहा, तो ये लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत चीज़ें सऊदी के अंदर बहुत चेंज हो गया, वहाँ के यंग लोगों ने मतलब यानी मैं तो समझता हूँ कि अगले 10-12-15 साल के अंदर वहाँ की जो यंग जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत मतलब अमेजिंग होंगे, क्योंकि उनको करंट रेजिम की वजह से एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं और वो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मसला ही अपने काम को एंजॉय भी नहीं करते, हम अपने काम को बेसिकली समझते हैं यार ये काम है, ऑफिस है, ये है, हम हर चीज़ को जज करते हैं पैसे से और लग्जरी या पावर की बेसिस पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली अपने आप पे ही, क्योंकि लग्जरी भी आपसे छीन सकती है, पावर भी आपसे छीन सकता है, सही बात है। आपसे सिर्फ आपका दिमाग या आपकी बॉडी और ये चीज़ें बेसिकली आपसे इंडिविजुअल छीन सेल्फ सकती हैं। हाँ, तो आप उस पर काम करें, कंपनीज खुद बहुत ग्रो होंगी। तो ये एक थोड़ा सा यानी मैं लोगों को ज़्यादातर ख़ासतौर पे यंग जो हैं ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों को बेसिकली यही सजेस्ट करता हूँ। आपने अजहर भाई बीच में एक बात बोली जिस पे मुझे लगता है कि आप थोड़ा और एलेबोरेट करें तो बहुत अच्छा होगा, कि आई थिंक वो बात थोड़ी ज़रूरी है एक्सीलेंस के लिए, या फिर वो एक पर्सनल परसूट होता है ना हर एक इंडिविजुअल की, उसके लिए कि आपने बोला ना किसी कंपनी के लिए काम नहीं करें, अपने करियर पे काम करें। तो इससे क्या मतलब है आपका? इससे मतलब ये है कि देखें जो कंपनीज़ है ना, स्पेशली बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें ना इंडिविजुअल के से की कंट्रीब्यूशन से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप यानी अंडर परफॉर्म करें या ओवर परफॉर्म करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ज़ाहिर है उनका उनका एक बड़ा गेम होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें छोटी मोटी चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंडर यूटिलाइज हैं, आप मतलब जो है ना अपना हाथ खड़ा करके बोल नहीं रहे कि मुझे मेरे मज़े का काम नहीं मिल रहा, तो अपना लॉस कर रहे हैं, आप अपने कैरियर के साथ लॉस कर रहे हैं। कंपनी तो आप 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ जाएंगे, आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा यार कि आप वहाँ से आए तो आप ये तो करके आए होंगे ना, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने कैरियर का मकसद करने का ये है कि देखें सिंपल सी बात है, अब जैसे कंपनीज है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटी कंपनी भी है उसमें चल रहे हैं, तो और आप उसमें बोर हो रहे हैं, तो आप अपने यानी वीकेंड प्रोजेक्ट शुरू कर दें या एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्ट शुरू कर दें। अपने अपने जो छोटी कंपनीज के अंदर नॉर्मली जो लीडरशिप होती है वो आपके साथ ही होती है, आपके साथ होती है, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं यार एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस वाले काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो कैरियर के ऊपर अपना काम करें, कैरियर के ऊपर काम करें, ये इस तरह ही होगा। बहुत सारे उसके जैसे एग्जाम्पल में 2 तो मैंने आपको बता दी यही वाली। तो और ख़ास तौर पे जो बच्चों को ना यानी 3rd ईयर में FYP वगैरह में ना, इसमें बच्चों को लग जाना चाहिए यार कि हमें अब जो है ना जो मेन जो हैंड्स ऑन वाली स्किल्स हैं गिट की, गिटहब वगैरह की, और ये कोडिंग की, और ये फ्रंट एंड बैक एंड और ये फुल स्टैक वगैरह डेवलपमेंट की छोटी मोटी चीज़ें ये FYP के अंदर उन्हें करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस की। यूनिट टेस्ट लिखने आने चाहिए और ये आपको ऑटोमेटेड टेस्टिंग वाली टूल्स ट्राई करने चाहिए। थोड़ी बहुत डेवऑप्स का आइडिया होना चाहिए कि भाई डेवऑप्स कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन करके देखा हुआ हो। क्लाउड है उसको देखा हुआ, यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को क्लाउड भी बहुत सस्ता मिल जाता है या फ्री मिलता है आमतौर पे।
तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं मिलने के, तो वो लेके उसको प्रैक्टिस करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं हो रहा तो अपने साथ आप टीम बना लें उन लोगों की जिनके साथ आप जो कि बेसिकली जो उस पर इंटरेस्टेड है, तो आप उनके साथ अटैच रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप भी इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। ये कंप्यूटर साइंस में बड़ा मज़ा है। आपका एक प्रोग्राम चल जाता है ना जब, ये तो इतनी खुशी होती है आपको कि उतनी खुशी आपको पहली तारीख को भी नहीं होती होगी सैलरी आने के बाद कि एक फंसा हुआ कोड आपका चल जाए, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है ज़िंदगी। एक इस पॉइंट पे आपको लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बेटर कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास भी इस तरह के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए होंगे। इधर भी जब मेरी बात होती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि एफआईपी में यूनिवर्सिटीज़ का रुझान ज़्यादा जो है ना, अब वो कुछ नया वाली जो गाड़ी होती है ना उसमें बस जाके तो वो इतना सोच में और इतनी इनोवेशन और उसमें लग जाते हैं। वो 2023 के अंदर भी उनको कुछ ऐसा नया करना है कि बस जो है ना कुछ अलग, पर अगर उसके बरक्स ये अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को होन करने में फोकस कर लें तो इस पे व्हाट डू यू थिंक? असल में देखें टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ तो आपकी जो है ना वो ज़ाहिर है एफआईपी के जितना आपका एफआईपी चैलेंजिंग होगा या अच्छा होगा उतनी ही आपकी बेसिकली जो है ना यानी अपना जो है टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ेंगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जितने रिज्यूमे आ रहे सब पे डेटा साइंस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स, सब पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डेटा साइंस मशीन लर्निंग। थोड़ा सा मुझे इसमें एक ये चीज़ लगी, मैंने खैर उनको यूनिवर्सिटीज़ में फीडबैक दिया, IBM में भी, फास्ट में भी, कि यानी स्टूडेंट्स के अंदर ना यानी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर तरह की सोच होनी चाहिए। मतलब Exactly. इसे मशीन लर्निंग नहीं, आप ब्लॉकचेन भी कर सकते हैं, आप IoT वाला कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चे आते हैं पूछते हैं भाई एफआईपी में क्या बना है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई जो तुम लोगों को अभी सिखाया गया ना, पढ़ाया गया, उसकी छोटी छोटी चीज़ें लो, एक ऐसा प्रोजेक्ट छोटा सा सोच लो जिसमें तुम्हारी हर चीज़ जो है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि तुमसे जब इंटरव्यू में जाओगे तुम्हारा पहला इंटरव्यू एफआईपी के से ही रिलेटेड होगा। वो पूछेंगे आपसे कि आपने किन चीज़ों पे इसमें काम किया, किस लेवल तक का किया। तो यानी आपसे बहुत ज़्यादा वो तो नहीं करेंगे एक्सपेक्ट कि आपने बहुत कोई चैंपियन होकर आ गए, वो तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो है एटलीस्ट आपको उसकी जो है बेसिक वर्किंग और ये चीज़ें किस तरह चलती हैं वो पता हो। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट में किसी की टीम में नाम लिखवा दिया, आखिर में डेमो के दिन चले गए जो कि बहुत कॉमन है, तो वो आपने अपना ही लॉस किया। तो मेरा जो है ना इसमें थोड़ा सा ये था कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना उनको बेसिकली थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर आके ना बच्चों के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस पर कंपनीज को प्रपोजल दिए हैं, कंपनीज पे काम कर रही हैं कि मतलब ये रहे वो अच्छा 10+ तो करती भी है एफआईपी, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना उसमें ज़्यादा स्केल नहीं है अभी। तो आइडिया बेसिकली यही था कि जैसे जो चीज़ हम ट्रेनिंग इंजीनियर्स को शुरू में 3 महीने में करवाते हैं, 2 महीने 3 महीने में उनको करवाते हैं ऑनबोर्ड करते वक्त, वो हम बेसिकली उन बच्चों को फाइनल ईयर में ही दे दें। सही है। ताकि वो उसे अपने एफआईपी में यूज़ करें उन चीज़ों को, और बेसिकली और यही अब इलास्टिक कनेक्शंस का भी पर्पस होगा कि वो बच्चों की एफआईपी में, जॉब्स में, इन चीज़ों में बेसिकली हेल्प करेगा। माइनस द ज़ाती मफाद। देखिए सिंपल सी बात है, टीम के मफादात होते हैं ना, बिल्कुल वो भी ज़ाती मफादात से मिलकर ही बनते हैं। सही। सही है। सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो अब चेंज हुई है, पहले नहीं थी। हमारे ज़माने में लोग छुपा छुपा के काम करते थे, चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे। अब थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है, लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे की फीडबैक लेते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं। वरना पहले होता ये यार आइडिया बता मत देना, चुरा लेगा। वो बहुत ही एक माइंडसेट चलता था फिक्स के, बस ये आइडिया की वैल्यू है, वरना तो जो काम तो कोई भी कर लेगा। तो अब पता चला है लोगों को तो हाँ, अब पता लगा कि असल चीज़ तो काम होती है, असल चीज़ तो स्टाइल होता है, असल चीज़ तो बेसिकली जो है ना। अच्छा, हैकाथॉन्स की जर्नी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, हमने वो हैकाथॉन जीते जिसमें हमने इन्जॉय किया, जिसमें हमने चिल किया, जिसमें हमने बेसिकली खूब तफरी की, अपनी चीज़ बनाते बनाते वो चीज़ बहुत अच्छी बनी। और जिसमें हम लगे रहे नहीं यार ये टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, ये हो वो, तो वो उस प्रेशर की वजह से वो चीज़ हमारी ना देखें, जो चीज़ आपके अंदर चल रही होती है ना, वही आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होती होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ हमारे काम में रिफ्लेक्ट होती थी कि भाई ये टेक्निकली तो शायद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर ना जान नहीं है, मतलब एक रूह नहीं है, ये बॉडी है, इसमें सोल नहीं है। तो जिसमें हम इंजॉय करते थे, उसमें बॉडी भले कैसी भी हो, सोल ऐसी शानदार होती थी कि चीज़ जो है ना वो चलती चलाती होती थी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सोचना चाहिए कि मतलब यानी अपना एफआईपी अच्छा करें। और दूसरी चीज़ ये कि डिप्रेशन में जाने की कोई ना हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, यंग ग्रेजुएट्स को, कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा जीपीएस को लेके डिप्रेस हो जाते हैं। 2.2 वाला हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है कहीं कोई मसला नहीं हुआ, किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। और ये बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है। जीपीएस उन लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको मास्टर्स अच्छी जगह से करने हो, स्कॉलरशिप्स लेनी हो, उनके लिए होती हैं। तो ज़ाहिर है वो पढ़ के आए होते हैं, उन्होंने मेहनत की होती है, उनकी एक अपनी जगह, एक अपनी वो है।
लेकिन जो आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फिर आपके लिए दोबारा एक ओपन ग्राउंड होता है। उसमें चूज़ योर स्टाइल, मतलब वो स्टाइल आप चूज़ करें जिसमें आप अच्छा जा सकते हो, किसी को कॉपी मत करें, अपना स्टाइल खुद बनाएं, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू कुछ अरसे बाद बराबर में ही खड़ी होगी। तो इसमें डिप्रेशन में ना जाएं, जीपीएस की टेंशन में ना जाएं, वैल्यू पे फोकस करें, अपनी लर्निंग पे फोकस करें। कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने 4-4 5-5 साल के ब्रेक लिए, किसी और करियर में चले गए, फिर दोबारा टेक्नोलॉजी में आए, दोबारा सीखा और दोबारा मचा दे आर डूइंग गुड। तो ये इसमें उस कैरियर में ये बेनिफिट है कि आप पीछे नहीं रहते, आप दोबारा कैचअप कर सकते हैं पीछे रहने के बावजूद भी। बस यू नीड एक्चुअली द गाइडेंस और एक सही मेंटर और माहौल होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ ने अभी माहौल बना दिया है अच्छा खासा कि भाई लोग जो है ना वो इन्जॉय करके पढ़ रहे हैं, और मतलब फुल टाइम जिसे कहते हैं टेंशन में नहीं पढ़ रहे, डिप्रेशन में नहीं पढ़ रहे। इतना फास्ट में तो खैर शायद अभी भी हो ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ। उसी के साथ देन दे वुड इवेंचुअली हैव टू पुट इन द वर्क ना, ताकि वो मतलब नज़र आता है, आप खुश होंगे ना, आपके काम में नज़र आएगा, Yes, आपके बिहेवियर नज़र आएगा, आपके इंटरेक्शन में नज़र आएगा कि आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं इसको। आप बोर होंगे, दिल से नहीं करेंगे वो चीज़, बेसिकली चाहे कितनी ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, वो आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है उसका कोई। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आमतौर पे लोग सोचते नहीं है इस तरह। लोग बेसिकली लाइन ऑफ कोड और उससे जज कर रहे होते हैं, यार यूआई कैसा बना हुआ आ रहा है, ये लोग इससे जज कर रहे होते हैं। लोग ये नहीं देखते यार कि फॉर्म तो सारे एक जैसे ही होते हैं, तो क्यों ट्विटर का वाला इतना मज़ेदार लगता है और बाकी का इतना मज़ेदार नहीं लगता? तो क्या वजह है ऐसी? तो वही इसी पे अजहर भाई कि ये कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, फ्रॉम लाइक इन आवर इंडस्ट्री, फिर वो आप डिज़ाइन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, बीए, बिजनेस एनालिटिक्स और सो ऑन, इसमें उनकी कोर टेक्निकल नॉलेज के अलावा क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो होने चाहिए, जो क्योंकि वो ऐसे ट्रेट्स हैं जो कंसिस्टेंट है कि यार ये तो ऐसे ही होने चाहिए, तो और वो क्या है और वो किस तरीके से कोई भी इंसान जो है ना वो डेवलप करे या कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। हम्म। कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको हर चीज़ सिखाती है। आप कम्युनिकेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होगी जितना आपका अंदर बेसिकली जो है ना, यानी आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी कम्युनिकेशन में, नेगोशिएशन में, तो बाकी सारी पर्सनैलिटी ट्रेट तो आपको साथ साथ आने शुरू हो जाते हैं, बिहेवियर के वगैरह चीज़ों से जो चीज़ें होती हैं, ऐसे टाइमलाइन मैच करना, डिसिप्लिन होना और ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप जिस भी उसमें जाके सिस्टम में जाके बैठें तो आप जल्दी वो अडाप्ट कर लें और मतलब जल्दी उसमें एडजस्ट हो जाएं। और वो सिर्फ कम्युनिकेशन से होता है, क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो आप जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, यानी टेक्नोलॉजी कंपटीशन कम से कम रखें, कोलैबोरेशन ज़्यादा रखें। कोलैबोरेशन। कंपटीशन आपको जेलस कर देगी या आपके अराउंड जेलसी क्रिएट कर देगी, तो इससे दूर रहें, कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन से फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक एक अपनी, क्योंकि कंपनीज जैसे 2-3 साल बाद लोग स्विच कर लेते हैं, 4 साल बाद स्विच कर लेते हैं, लेकिन आपने कोलैबोरेशन में जब काम किया होता है तो वो आपकी जो दोस्तियाँ बनती जाती हैं वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती जाती हैं। और आप कॉम्पिटिशन में रहेंगे तो आप चाहेंगे भूल जाओ, यार ये चला गया, अब ये अगर आप उससे हार गए थे तो आप भूल जाएंगे उसको फ़ौरन, जैसे उसे जीत गए थे तो वो भूल जाएगा। कोलैबोरेशन दोनों याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, साथ में जब कुछ अचीव किया होगा तो वो तो साथ रहेगा। एब्सोल्युटली। मेमोरीज बनाएं, बिल्कुल। ये मेमोरीज बाद में बहुत याद आती हैं। अब हम बैठ के देखते हैं, जब हमारे अपना काशी के दिन होते थे, हम उसमें बैठते थे साथ, अपने करते थे काम, और वो हम याद करते हैं सारा वो शायद वापस नहीं आएगा दोबारा कभी इस तरह का चीज़, बिल्कुल। लेकिन जो है ना वो मेमोरीज साथ रहेंगी। और तो ये कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस वगैरह ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसके साथ ये वाली चीज़ सुनने को मिलती है यूजुअली कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हम ना इंट्रोवर्ट है, तो मतलब ये कोई कनेक्शन बनता नहीं है अपना कॉन्फिडेंस एज अ स्किल का फ्रॉम पर्सनैलिटी टाइप के इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। तो ये चीज़ कोई किस तरह से बेहतर, मतलब आप इस पे क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? अच्छा, सिंपल सी बात है, इंट्रोवर्ट मैं भी बहुत था बचपन से इंट्रोवर्ट था, ज़्यादातर खामोशी ज़्यादा रहता था। मेरे जो है जो इस पर ओपिनियन ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप जो है ना बेसिकली ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ें अपनी आप ख़त्म हो जाते हैं। आपका ये इंट्रोवर्ट क्या होता है कि आप भैया आपको थोड़ा सा शाय होते हैं, आप लोगों से ज़्यादा बात करते हुए घबराते हैं, आप ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा,
ये सोच के आप खामोश हो जाते हैं, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है इसी वजह को लेके। लेकिन जो है ना, यानी इसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई एक चीज़ पकड़ लें और उस पे आप बहुत ज़्यादा जो है ना, उस पे उसको आप अभी आप उसको उस पे आप काम करें, उस पे सीखें, उस पे अपनी नॉलेज डेवलप करें और लोगों से उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करें, जिस पे आपकी कमांड हो। तो हालाँकि फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आप बोल रहे हैं। बोल सकते जैसे हैं, जैसे मतलब ना, अरे जैसे अब बाज़ दफ़ा यानी मैं अपने डे टू डे लाइफ़ में ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि मुझसे सीनियर लोग हैं, उन्हें मुझसे कम पता होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होता है, वो बोल देते हैं। हम्म, बगैर उस पे डरे, गलत सलत होता है लेकिन बोल देते हैं वो। तो ये उनकी बेसिकली हैबिट इस तरह ही डेवलप हुई होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एक लीडिंग और कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा जज करने वाले लोग होते नहीं हैं। बिल्कुल। उनसे ऊपर वाले लोगों को उनसे भी कम पता होता है। तो थोड़ा-सा ये और एक एज मिलता है। लेकिन जो यंग लड़के होते हैं फ़ौरन जज होते हैं, उनके बारे में सबका ये होता है, फ़ौरन ओपिनियन बनाना होता है, यार कि यार ये लड़के इस लड़के ने लूप गलत लिख दिया था, सारी उम्र सारी ज़िंदगी लूप गलत लिखेगा। ऐसा नहीं है, वो एक दफ़ा उसको बता देंगे, वो 1-2 दफ़ा और गलती कर देगा तो फिर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो यानी अगर आपको इसका भी हल यही है, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप साथ दोस्त बनाएँ, कंपनी क्रिएट करें। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया हर चीज़ के अंदर। मेरे जो फ़ास्ट के दोस्त थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, वो आज भी मेरे साथ हैं और वो मेरे अंदर बेसिकली जो है ना, इस चीज़ को एनहांस करने के लिए बेसिकली जो है ना, उनका बड़ा हाथ है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाने में और मुझे शामिल लाने में। फिर से फैज़ान है, फैज़ान इसने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि वो ही इज़ गुड इन कम्युनिकेशन, ही इज़ गुड इन प्रेजेंटेशंस। तो हम अब वो टीम है, टीम में बेसिकली वो वाला पार्ट वो कर लेता था। मैं आइडिएशन में काम कर लेता था और टेक्नोलॉजी साइड पे चीज़ों में काम कर लेता था। तो इस तरह बैलेंस हो गया, दोनों में दोनों चीज़ें आ गई, तो ये फ़ायदा हुआ। हम लोग आप दोनों आई थिंक हैकाथॉन आप दोनों प्लस अदर पीपल हैकाथॉन में ही पार्ट लिए ना। एग्जैक्टली, मैं इन लोगों को पकड़ के ले जाता, ही जाते ही थे, ये ना मजाक उड़ाते थे, अबे यार तुम क्या बच्चों में चले गए हो। तो मैं ये कह रहा था यार कि ये बच्चे जो है ना, ये सिंपल सी बात है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, बच्चों के पास एनर्जी है, कॉम्बो बना है इसका, तो वो अच्छा बनेगा। और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझ में और मेरे बच्चों में ना जनरेशन गैप ना हो। तो मैं आज की जो यूथ जिस तरह सोचती हूँ, मुझे बेसिकली वो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, उन चीज़ों को मैं जानता हूँ, तो इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। तो हमें अपने जो सीनियर लोग हैं उन्हें जूनियर्स की हैंड होल्डिंग और ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैं आई बिलीव ऑन दैट। और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होता है कि यार कि कोई बड़ा कह रहा है तो ज़ाहिर है उसने पहले ये चीज़ देखी हुई है, करी हुई है, तो सही कह रहा होगा वो। तो इसका इसका फ़ायदा है। हमारे बदकिस्मती से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें जो है ना बड़े और छोटे एक साथ मिलके बेसिकली जो है ना कर रहे हो। सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी हायरार्कीज जब आ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब ये जो मॉडर्न कंपनीज हैं उनमें ये चीज़ें कम है कि भाई सीनियर बंदा भी और जूनियर बंदे साथ मिलके काम करें, तो ये इवेंचुअली चेंज हो रहा है। लेकिन ज़्यादा जल्दी चेंज होना चाहिए ये, इससे पहले कि मतलब क्योंकि अभी आपको पता है रिसेशन है, हालात बुरे हो रहे हैं इसमें इसमें लोग, बहुत से लोग डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत से लोग मतलब जो है ना होप छोड़ के कुछ और रास्ता करेंगे। तो ये जब सीनियर्स के साथ बैठेंगे तो वही उन्हें बेसिकली इसका कॉन्फिडेंस देंगे कि ये सब हो जाएगा, ये साइन वेव की तरह है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। और होती रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आप अभी भी आप जब आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट बन के आप निकले हैं मार्केट में, या इवन आपने बीबी किया है, कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, तो आप ब्लेस्ड है। आप बिल्कुल बुरे हालात में नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत गलत काम ना कर रहे हो। गलत काम मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी जो है ना हैबिट ले ली है जो कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर रही है, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग वगैरह या इस तरह की, या जो है बगैर सोच समझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आप, तो आप बहुत ज़्यादा वो हो सकते हैं बैंकरप्ट, या आपने क्रेडिट कार्ड को गलत यूज़ कर लिए है तो आप फंस सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप नहीं कर रहे तो आप कभी जो है ना, आपके पास काम हमेशा रहेगा, मिल जाएगा आपको काम, आप परेशान मत हो। कंपनीज तो आएंगी जाएंगी, बंद होंगी, ये सब होता रहेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे नज़दीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थॉट थे अदर भाई, कि जो आपने बीच में बोला ना कि आपके और आपके बच्चों में जनरेशन गैप जो है ना बहुत कम हो। और ये दिखता है, ये पता चलता है ऐसे, क्योंकि सीनियर में भी अपने मेंटर में ही मैंने टेक्निकली इंसेन बहुत लोग देखे, बट हैंड्स ऑन जैसे आपके साथ काम करते हुए, आपके साथ बात करते हुए पता नहीं चलता ना, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए, कि आपको पता होता है कि नहीं हाँ ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हो जाएगी, क्योंकि आपने यूज़ की हुई है खुद भी। तो ऐसे तो मैं आई डोंट नो वन अदर पर्सन, मतलब आई डोंट नो लिटरली वन अदर पर्सन जो ऐसे कर रहा हो अभी तक, जो हैंड्स ऑन हो। देखिए मैं तो अपने दोस्तों को भी जो मेरे साथ है, जो मैनेजमेंट में मूव हो गया हूँ, मेनली रोल प्ले कर रहे हैं, उनको बेसिकली मैं यही कहता हूँ कि आपका हैंड ऑन स्किल हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि उससे यू फील यंग।
यू फील यंग, नंबर वन कि भाई यार मैं अभी भी बेसिकली लैपटॉप, अब बहुत से बड़े सीनियर्स हैं वो कहते हैं यार हम चाहे ना 4 घंटे में कर लेंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ यार मैं हैंड्स ऑन हूँ, मैं भी 4 घंटे में नहीं कर सकता ये। तो ये गलत असम्पशन है। अगर तुम थोड़ा सा टाइम लगा देते तो अंदाज़ा लग जाएगा कि 4 घंटे का काम नहीं है, ये 2 दिन में 3 दिन में होगा। तो यानी थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते रहना चाहिए, आप टच में रहते हैं, उससे आप लॉजिकल रहते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर साइंस आपको लॉजिकल बनाती है, आपको सिखाती है ये चीज़ कि भाई यानी ये चीज़ लोगे तो गलत हो जाएगा, इधर आपने अगर आपने अपना कंडीशन सही नहीं रखी तो प्रोग्राम कहीं से कहीं चला जाएगा, अगर आपने अपना मॉडल सही प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में आप परेशान होंगे। तो ये चीज़ें हैंड्स ऑन होने का बड़ा फ़ायदा होता है, आप लॉजिकल रहते हैं, उससे आप हमेशा यंग फील करते हैं। आप जब आप सारा काम वर्ड्स में, एक्सेल में या आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में इस पर करने लग जाएंगे तो फिर, या ईमेल्स करने लग जाएंगे सिर्फ, तो फिर आपका इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। फिर मुझे तो लगता है कि लोग कहते हैं, मुझे खैर ज़्यादातर क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा हैं तो मुझे बेवकूफ़ी कहते हैं वो लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। ये ज़ाहिर है हर एक का अपना अपना वो वाली बात है कि पैशन की बात है कि कोई किसको किस तरह लेके चलता है। अब क्या विजन है अदर भाई? अभी बस यानी अभी तो यानी विजन बन रहा है, अभी तो बन रहा है। जर्नी चल रही है, अभी तो सही है। चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ के अंदर यानी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स भी करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे आप तो फिर उसका मतलब आप साइंटिस्ट नहीं हैं, आप फिर बिजनेस गाय ही हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और मेरी अभी भी जैसे जो मेरी नई जॉब है उसमें जो नया रोल है उसमें ज़्यादातर मैं बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह के बारे में ज़रा चीज़ें देख रहा हूँ, तो वो ज़रा एक नया एक्सपोजर है। मैं हमेशा अपनी जॉब जो है एक्सपोजर को लेके सिलेक्ट करता हूँ, पैसे देख के कभी सिलेक्ट नहीं की। कभी मैंने बेसिकली इस तरह भी नहीं किया कि एक कंपनी में बैठ के दूसरी कंपनी की ऑफ़र लेके फिर कभी ब्लैकमेल किया हो, कभी ऐसा नहीं किया। ये क्योंकि अब दुनिया जो है ना बहुत छोटी हो गई है, अब ये चीज़ें करके आप छुप नहीं सकते, लिंक्डइन पे सब नज़र आ जाता है। रेफरेंस की इतनी सारी लोगों की कॉल्स आती हैं कि फ़लाना हम हायर कर रहे हैं या आपके साथ इसने काम किया हुआ है, कैसा बंदा है। तो ज़ाहिर है किसी ने ट्रस्ट करके आपसे अगर फीडबैक लिया तो उसको आप गलत फीडबैक भी नहीं देते, नहीं नहीं बिल्कुल वरना वो अगली दफ़ा आपसे पूछेगा ही नहीं। ऐसा ही है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें क्लियर हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हमें एडमिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कैरियर में ब्रेक लेना है, ले लें ब्रेक। क्यों आप अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, आप चीज़ों का आप रिलैक्स होना चाहते हैं, साल का 2 साल का आपको ब्रेक चाहिए, आप ले लें ब्रेक। वो कहते हैं यार नहीं, HR वाले इस पे जज करते हैं, कब तक करेंगे जज? सही बात। आखिर में ख़त्म होगा ये, आखिर में चीज़ें ये ख़त्म होंगी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मतलब ये नहीं कि आपने ब्रेक लिया या नहीं लिया। अगर आप मेंटली फ्रेश हैं, अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस बंदे से बहुत बेहतर हैं जो कि कंटिन्यूअली जो है ना काम करता आ रहा है और आप थका हुआ है लेकिन कर रहा है बस। तो ये चीज़ें अब दुनिया सोच रही है इसके बारे में, ये बिल्कुल चेंज हो रही हैं चीज़ें। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो इवेंचुअली उस बात पे जज करना है ना कि आप वैल्यू कितनी जनरेट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और वैल्यू सिर्फ कोड में नहीं, वैल्यू इन्वायरमेंट में। Environment एक में, अच्छा बिल्कुल बंदा आके इन्वायरमेंट को अपलिफ्ट करता है, बिल्कुल लोगों को साथ अपने लेके चलता है, तो उसका एक ना उसके उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं कोड कितना लिख रहा है, वो उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहा है, सोच कैसे रहा है, उसने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं भी नहीं पढ़ी हैं, देखी हैं नहीं देखी हैं, चीज़ें सब्सटेंस मतलब क्योंकि हर यानी कंप्यूटर साइंस में या और भी दूसरी फील्ड में हर दफ़ा आपके पास 2-3 पाथ्स होते हैं। कौन सा पाथ आपके लिए किस कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी तीनों पाथ एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब तीनों पाथ्स की कहीं ना कहीं बेसिकली वैल्यू है, तो आपके सिनेरियो में कौन सा फिट होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली जो है ना ये आपको यानी जब भी आती हैं जब आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, आपको आपको आप चीज़ों को बेसिकली मेंटली आप फिजिकली फिट हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली अदर भाई, मतलब आपकी 3-4 हेड तो अभी सामने आई हैं, तो इवेंचुअली आप कौन सी हेड पे आपका करियर जो है ना सेटल होते हुए देखते हैं? ख़त्म तो नहीं बोलूँगा ना, मैं कभी चाहूँगा कि नहीं आपका करियर मेटाफोरिकली भी कभी ख़त्म हो, कि अदर भाई बोलें कि यार अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब जो है ना मैं बाद में करूँगा किसी से। लेकिन जब आपको क्या लगता है कि आप किस पे बोलेंगे कि यार नाउ आई विल ओनली इन्वेस्ट एंड मेंटर, या टेक्निकली पॉइंट पे आप चाहेंगे कि यार करिए? देखिए, जब तक मुझे नया एक्सपोजर मिल रहा है ना, टेक्निकली मुझे नई नई चीज़ें मिल रही हैं काम करने की डोमेन की, तब तक आई एम हैप्पी विद दैट कैरियर एज वेल जो मेरा प्रोफेशनली चल रहा है। सही है। जहाँ मुझे ऐसा लग गया कि मैं स्टैग्नेंट होना शुरू हो गया, रुक गया हूँ, मैं 2-3 साल से ज़्यादा एक जगह एनवायरनमेंट में नहीं रहा, क्योंकि मुझे फिर जब मुझे लगता है ना कि एक काम अगर एक दफ़ा कर लिया है दोबारा भी करने को वही मिल रहा है, तो या ऑपरेशनल साइड पर जा रहा हूँ मैं, तो मैं वो स्विच कर लेता हूँ जॉब। मेरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कैरियर पे फोकस करना है, मुझे कैरियर पे फोकस करना है। अगर मैं वो काम एंजॉय नहीं कर रहा तो मैं कंपनी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ कि मैं एक जो है ना वो पैसे डेवलपमेंट वाले ले रहा हूँ, काम ऑपरेशन वाला कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट फेयर एट ऑल एज वेल। हाँ, लेकिन अगर मेरी वैल्यू रहेगी, इसमें चीज़ें आती हैं तो सही है, ठीक है, नहीं होता
तो ज़ाहिर है वो ट्रेड्स हैं, बिजनेस साइड पे भी जा सकते हैं, अपना अपने खुद के भी बेसिकली स्टार्टअप्स के आइडियाज़ हैं, उस पे भी काम किया जा सकता है। टीम तो मेरे पास लोग मौजूद हैं, तो मेंटोर में बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, अपने अपने मेरे मेंटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनके साथ मैं कभी भी लेके शुरू कर सकता हूँ। तो और यानी अभी तक मैंने कोई चीज़ यानी इसे कहते हैं ना कि यानी ये नहीं किया है कि यार कि ये यही करूँगा। जो चीज़ जिसमें मैं एन्जॉय कर रहा हूँगा, मैं वो लेके चलता चला जाऊँगा। ज़िंदगी खुद आपको लेके चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट्स अबाउट दिस। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये इन दी एंड भाई मुझे आप ये बताएं कि ये कम्युनिटी इलास्टिक कनेक्शंस, मेरी आपसे जब बहुत इनिशियली जब ये बात हुई थी, बहुत टाइम हो गया वो डिस्कशन हुए भी, तो मेरा तो गोल था एक ये, ख्वाब तो खैर मेरे बहुत ही अनअचीवेबल टाइप के हैं गोल तो ये था कि मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्ट का आपने वो विज़न जो है और ब्रॉड कर दिया कि नहीं यार पॉडकास्ट की मुक्ति अगर पूरी कम्युनिटी हो सकती है तो यहीं पे आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे बताया था कि मेरे लिए भी जो है ना एक रोड मैप बन जाए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं, ऐसे डोमेन्स हैं जो यहाँ से केटर होने हैं और वो होंगे इंशाल्लाह। चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 वजूहत थी। जो शॉर्ट टर्म थी वो तो ये थी कि आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपको ऑडियंस भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए ऑडियंस, ज़ाहिर है जब आपको ऑडियंस अच्छी मिलेगी तो आपको पॉडकास्ट के प्रेजेंटर भी अच्छे मिलेंगे। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बेसिकली चाहता ये हूँ कि नॉर्मली हर कोई इतना ब्लेस नहीं होता कि उसको अच्छी कंपनी मिल जाए। हर चीज़ अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हो या अच्छी जगह पे काम कर रहा हो, या कोई बहुत से लोग होते हैं जो कि ट्यूरिंग के साथ या टॉप टेल के साथ काम कर रहे हैं बाहर, और वो अपना एनवायरनमेंट लोकल एक मिस कर रहे होते हैं। तो दे शुड हैव एक्चुअली वन प्लेटफॉर्म जहाँ वो यानी जिस चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ का मेंटर आइडेंटिफाई कर सकें। वो मेंटर उनको यहाँ ज़रा पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी बातें करेंगे, तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी कि यार हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ही इज़ मेकिंग सेंस टू मी। और हर किसी का अपना अपना होता है, हर अपना फ्लेवर होता है, तो ही कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट। तो वो उससे कनेक्ट कर लें और कल्चर प्रमोट करें आपस में, टीम बनाने का, अपने दोस्तों के और अपनी कंपनी के कोलीग्स के अलावा भी। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं एक दूसरे को इस तरह से आप मतलब देखते हैं कि यार कि चलो हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब सर आपकी डाइवर्सिटी ऐसे ही बढ़ेगी। आप 3-4 लोग अलग अलग कंपनी हो गए हैं, आप एक टीम में आके साथ बैठ गए हैं, तो वो अपना कल्चर बता रहे हैं, आप अपना कल्चर बता रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके गैप्स होंगे उसको मूव आप उसको यानी ज़रा फिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा ये भी पर्पस था कि ये किसी टेक्नोलॉजी की ना हो, यानी ये टेक्नोलॉजी की ना हो, इसमें डिज़ाइन के लोग भी हों प्रोडक्ट के, इसमें क्यूए के लोग भी हों, ऑटोमेशन के, डेवऑप्स के, इसमें बेसिकली आर्किटेक्ट्स भी हों, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लीडर्स भी हों, इसमें 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 लाइक चाहे आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में लाइक ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट भी हों, ताकि लोग एक दूसरे से सीखें, कल्चर करें, उनमें से ही स्टार्टअप बनेंगी, कंपनीज बनेगी, या जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको उनको एक अच्छा फ्रेश जो एक टैलेंट है वो मिलेगा। तो ये इसमें चीज़ें हैं कि इसको हम जो है ना सिस्टमैटिकली करें। तो उस और साथ साथ एक दूसरे की प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल मतलब इस तरह बनाएं कि लाइक जब आप दो लोग आपस में किसी अच्छी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ना, तो दोनों की प्रोफाइल अपलिफ्ट होती है। ऐसा ही है। दोनों सीखते हैं कोई ना कोई चीज़, यानी एक चीज़ आपने बताई, एक चीज़ मैंने बताई। अब कंपनीज़ के अंदर नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप कंपटीशन में या टीम्स के अंदर चक्कर होता है ये कि आप अलग अलग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं होता। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जो है ना इससे अचीव कर सकते हैं, इंजॉय करें काम को। ये कम्युनिटी जो है ना इसका इसका आइडिया बेसिकली ये है कि आप जो भी लाइक करें वो इंजॉय करके कनेक्ट करके लोगों के साथ, और इस तरह करें, और इंशाल्लाह इसको हम ग्लोबल बनाएंगे कि यानी हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हों, बेस्ट प्रैक्टिसेस की चीज़ मौजूद हो, हमारे पास लोगों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हो कि भाई यहाँ ये चलता है, हर डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट एक कल्चर है, डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सऊदी जा रहा था तो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी कि मुझे वहाँ क्या क्या करना, किस तरह की चीज़ों पर वहाँ काम होता होगा। इस तरह जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था सऊदी से, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में उस वक्त लोकली क्या चल रहा है। तो वो ज़रा जब मैं कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे आराम से पता लग जाएगा कि भाई यानी इस वक्त यार यहाँ ये चीज़ें डिमांड में, यहाँ अच्छी जॉब्स हैं, यहाँ जो है ना ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है अभी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंसाइट होना ये, और ये ऐसे ही आएंगी एक ऐसी कम्युनिटी से। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों के तमाम जो लिसनर्स हैं उनसे बोलूँगा कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें और साथ आके मिलके बनाएं कम्युनिटी। ऐसा नहीं कि मतलब यानी कोई आपको बताएगा बनाएगा, आप अपना थॉट प्रोसेस सामने रखें, आप अपने आइडिया सामने रखें, और हम मिलके डिसाइड करके हम एक चीज़ सेट करके फिर इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। बिल्कुल, और रीच आउट करें,
जो भी आइडिया हो वो हमने वो सोचा था कि स्टार्ट में विल स्टार्ट ऑफ एवरीवन एज मेंबर्स, तो वो वाली चीज़ तो अलहमदुलिल्लाह इनिशिएट कर दी है, शुक्र है। अभी इसके बाद जब हमने फॉर्म रिलीज़ किया तो फिर जो है उस पर अच्छे खासे साइन अप आ गए। हाँ, अभी जैसे पॉडकास्ट आपकी बढ़ती जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपकी थोड़ी रीच भी बढ़ती जाएगी। तो उससे ये जो है ना, यानी आप लोग माशाल्लाह अमेजिंग काम कर रहे हैं ऐसा बाइट का। और मैंने रखा भी ये था कि भाई मतलब यानी ये किसी कंपनी की ना हो, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एक कम्युनिटी हो। हाँ, कंपनीज आ जाएँ बहुत सारी जो आके इसको फैसिलिटेट करना चाहें, जो जैसे अपनी यानी अपनी लाइक किसी तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहें इस कॉज को, तो दे कैन कम अप एंड दे कैन जॉइन विद अस। और ऐसा ही है अजहर भाई, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि स्टार्ट बाइटकॉप से हुई है, लेकिन ऐसा है ही नहीं कहीं कि ये बाइटकॉप की है। हाँ, या तो मतलब कि अगर कोई कंपनी आके या हाँ, हम भी दिस इज नॉट एक्चुअली बाइटकॉप ब्रांडिंग। बाइटकॉप को ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है इस तरह की। बाइटकॉप को बेसिकली जो है ना ज़रूरत नहीं है। बाइटकॉप तो बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो ये ज़रा इनका जो इनिशिएटिव है, तो डेफिनेटली ये इट विल कनेक्ट मोर पीपल ग्लोबली, और लोगों को हेल्प करेगा लोगों को, क्योंकि हर जगह का अपना अलग अलग चीज़ें हैं लोगों की। इससे टेक्निकल डेप्थ और टेक्निकल ब्रेड्थ दोनों में फ़ायदा होगा। और आई एम श्योर कि मतलब जो है ना, जो चीज़ें मतलब आप पूरी बुक पढ़ के सीखते हैं, वो चीज़ें आप बहुत छोटी सी कम्युनिकेशन में आप सीख सकेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही। अभी जैसे बहुत सारी लेसन ऐसे हैं जो आपने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 23 ईयर्स सीखे हैं। अभी ये अब इस पॉडकास्ट का ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 1 घंटा 5 मिनट होते, इस उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कन्वे हो जाती हैं। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझते। तो वो भी देखते हैं यार इतनी लंबी वीडियो है, इतना लंबा पॉडकास्ट है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सामने आके बैठते हैं एक नहीं। बहुत टाइवर इतनी आगे बैठते हैं। उसमें बेसिकली ये है ना कि अब ये तो 1-1.5 घंटे हमने बता दिया। अब आपको जैसे कुछ और क्वेश्चंस हो, यू कैन कनेक्ट विद मी। बिल्कुल ऐसे। आपको और भी चीज़ों में, आपके चीज़ों में अगर वो चीज़ बेसिकली या तो मैंने अगर फेस नहीं की होगी, तो आई कैन कनेक्ट विद यू, उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा जिन्होंने चीज़ वो एक्सपीरियंस की होगी। ऐसा ही है, तो कभी भी इसमें नहीं करना चाहिए। आप हेल्प करेंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक थोड़ी सी फिलॉसफी जो है ना वो प्रमोट करनी है। और दूसरी बात है, जॉब तो लग जाती है, जॉब कोई फारिग नहीं बैठता है, हर किसी की लग जाती है। लेकिन अच्छी जॉब हासिल करने के लिए ना, अच्छी जॉब को सस्टेन करने के लिए भी बेसिकली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करना होता है, वरना आप मतलब यानी फिर आपके कैरियर आगे जाके मुश्किल का शिकार हो जाता है। हम तो क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस देख चुके हैं ना हम लोग, तो उस एज में है, तो देखते हैं कि कैसी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। जब हम देखते हैं कि यार हम तो हैंड्स ऑन रहे नहीं, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं, ये जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्टाफ इंजीनियर है, प्रिंसिपल इंजीनियर है, दे आर एक्चुअली रॉकिंग, और उनका तो हर चीज़ उनको एप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है। और हम भी ये फील कर रहे हैं यार कि यार काश मैं हैंड्स ऑन होता तो मुझे भी मुझे भी ये मिल या मेरा इसकी एफर्ट में कोई बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता। तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं इंसान को मोटिवेट करने के लिए, अंदर से खुश रखने के लिए। बिल्कुल। आई थिंक अजहर भाई एक अच्छा पॉइंट है कन्वर्सेशन एंड करने का। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अजहर भाई। मतलब ये तो एक गोल तो मेरा अभी अकम्प्लिश हुआ है, आपको पॉडकास्ट बनाने का और ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का। उसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरी सिंगल टाइम, मतलब लिटरली एवरी सिंगल टाइम। एक बार याद नहीं है मुझे जब आपने बोला होगा मतलब कि अभी नहीं, बाद में थोड़ा ऐसा भी नहीं हुआ कभी। और जस्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द किंग मेकर यू आर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।